कल हमने दिनचर्या पढ़ा था। दिनचर्या के अंतर्गत हमने पढ़ा था दिनचर्या और रात्रिचर्या। आज पढ़ते हैं हम ऋतुचर्या को। ऋतुचर्या क्या होती है? विभिन्न ऋतुओं में जो भी आचरण योग्य आहार विहार किया जाता है उसे ऋतुचर्या के अंतर्गत माना जाता है। जो भी ऋतुएं होती हैं हमारी, उन ऋतुओं में हम क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसा रहना चाहिए हमें, तो वो सारा जो भी हम क्रियाक्रम करते हैं वो ऋतुचर्या के अंतर्गत है, क्योंकि ऋतु को देख के करते हैं। जैसे सर्दी में हमने मोटे कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में पतले कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें हल्का भोजन करना चाहिए, लिक्विड पे ज्यादा रहना चाहिए, सर्दियों में उपवास नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी जठराग्नि ज्यादा बढ़ती है, उस समय चिकना स्निग्ध खाना खाना चाहिए। तो वो सारा जो भी हम करते हैं वो ऋतुचर्या के अंतर्गत आता है हमारा। सामान्यतः एक वर्ष में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा। और यही 3 मौसम 6 ऋतुओं में बट जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। मुख्यतः हमारे 3 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु। और उसमें फिर 6 ऋतुएं बट जाती हैं हमारी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। छह ऋतुएं हमारी होती हैं। इसको आप याद कर लेंगे सीक्वेंस में, और इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना जी, क्योंकि यहाँ से हमारा चैत्र वैशाख महीना यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देखते हैं ना, जो भारतीय नव वर्ष होता है तो वो मार्च में ही आता है। जानते हैं सभी? जी सर। हाँ सर। हाँ। और ऐसे आसानी होगी आपको ऐसे करने में, यहाँ से याद करने में। तो आप वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ऐसे सीक्वेंस में याद करिए। और सीक्वेंस से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ऐसे ही भारतीय मास होते हैं हमारे, चैत्र, चैत का महीना भी बोलते हैं इसको, उसके बाद वैशाख होता है, उसके बाद ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, श्रावण होता है, श्रावण में बारिश होती है ना सावन के महीने में, ये श्रावण आ गया। उसके बाद भाद्रपद आता है, उसके बाद आता है आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक जो आज महीना चल रहा है वो कार्तिक का महीना, आज शायद द्वादशी है कार्तिक की। उसके बाद मार्गशीर्ष आता है, उसके बाद पोष, उसके बाद माघ और फिर फाल्गुन आता है। अब पढ़ते हैं चैत का महीना होता है या वसंत ऋतु होती है, वो कब से कब तक की होती है? 15 मार्च से लेके और 14 मई तक का जो महीना माना जाता है वो माना जाता है जी चैत का, और वैशाख के अंदर आ जाता है, ये वसंत ऋतु होती है हमारी, 15 मार्च से लेके 14 मई तक का। ठीक है। उसके बाद जो गर्मी मानी जाती है वो जेठ का महीना होता है, ज्येष्ठ का और आषाढ़ का, उसमें मानी जाती है, और ये 15 मई से लेके और 14 जुलाई तक का होता है। 15 मई से 15 जून, और 15 जून से 14 जुलाई, दो दो महीने हैं इसके अंतर्गत। ये हमारा जो सबसे ज्यादा पीक गर्मी होती है इन्हीं महीनों में होती है। उसके बाद जुलाई में हमारी बारिश शुरू होने हो जाती है, वो थोड़ा बहुत सा आगे पीछे होता रहता है, 14 जुलाई की जगह 10 जुलाई को बारिश हो सकती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमारी वर्षा ऋतु होती है, सावन का महीना और भाद्रपद आ जाता है, इसमें बारिश खूब होती है। तो 15 जुलाई से लेके और 14 सितंबर तक का जो महीना होता है वो हमारा वर्षा ऋतु का होता है। उसके बाद आती है शरद ऋतु, और शरद ऋतु में हमारा आश्विन और कार्तिक महीना होता है जो अभी चल रहा है, ये शरद के अंतर्गत आते हैं। इसमें 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक का जो महीना होता है वो माना जाता है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है आज, अब की बार सारी चीजें दो दो हैं। उसके बाद आती है हमारी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में हमारा माघ शीर्ष और पोष, ये 2 महीने आते हैं भारतीय मास के अंतर्गत। और इसमें 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक का जो महीना होता है वो हेमंत का माना जाता है, हेमंत ऋतु का। उसके बाद हमारी शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु में माघ और फाल्गुन आते हैं, और इसको 15 जनवरी से लेके 14 मार्च तक का काउंट किया जाता है। अब इसमें हम समझते हैं कि कौन सी ऋतु में हमारे अंदर ज्यादा बल होता है, कौन सी ऋतु में हमारे अंदर कम बल होता है। उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि हमारे जो दोष होते हैं तीन, वात, पित्त और कफ, सबसे ज्यादा बल किसके अंदर होता है? कफ में सर। कफ में। कफ से कम बल किस में होता है जी? पित्त में। और पित्त से ज्यादा कम, पित्त से कम बल जो होता है वो हमारे वात में होता है। तो अब यहाँ से हम ये भी समझेंगे किस महीने में वात बढ़ता है, किस महीने में पित्त बढ़ता है, किस महीने में हमारा कफ बढ़ता है। पहले हम बल को पढ़ लेते हैं।
वसंत ऋतु जो होती है हमारी चैत्र वैशाख का महीना 15 मार्च से लेकर 14 मई, इसमें हमारा कफ है ना वो ठीक ठाक सा रहता है, बीच का रहता है, मध्यम हो जाता है, ना बिल्कुल हम पीक पे रहते हैं और ना ही बिल्कुल डल की तरफ चले जाते हैं, तो मध्यम का महीना होता है। फिर ग्रीष्म का महीना होता है। गर्मी में बताइए कि हमारे शरीर के अंदर क्या बढ़ जाता है, कोई बताएगा? पित्त बढ़ जाता है। और पित्त जब बढ़ता है तो देखो अल्प की मात्रा आ जाती है, हमने उसका गुण भी पढ़ा था जब पित्त पढ़ रहे थे, उसमें ऊर्जा की कमी आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद वर्षा आ गई, और वर्षा में भी हमारा पित्त बढ़ता है, तो हम यहाँ भी अल्प हो जाते हैं, हमारे अंदर जो बल की कमी आ जाती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू होनी होती है, और यहाँ पे आके हमारा थोड़ी थोड़ी नहीं होती यहाँ पे सर्दी। आश्विन और कार्तिक का महीना होता है 15 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक का। अब की बार नहीं है, पहले थी, तो ये पहले के हिसाब से ही बनाया गया सारा। तो इसमें फिर से हमारा जैसे यहाँ तो ठंड खत्म होती जाती है और यहाँ पे शुरू होती है, तो यहाँ पे फिर हमारे अंदर मध्यम बल हो जाता है, और फिर अच्छी ठंड हो जाती है 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी, जो हेमंत का ऋतु का महीना होता है, उसमें हमारे अंदर बल काफी मात्रा में होता है। और फिर शिशिर ऋतु में 15 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक का, इसमें भी हमारे अंदर बल खूब मात्रा में होता है। ये दोनों श्रेष्ठ में आएंगे। और वसंत ऋतु में मध्यम आ जाएगा, शरद ऋतु में मध्यम आ जाएगा, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में हमारे अंदर बल की कमी होती है। यहाँ तक क्लियर है सबका? हाँ जी, ना जी? जी जी सर। हम्म। सर इन फिर ऋतुओं का जो वसंत और शरद में क्यों बोला है कि शुरू करना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज? वसंत और शरद में बोला है ना, वसंत, तो वो क्यों? हाँ देखो ना, लिख तो रखा है मध्यम होता है, तो इसमें हम श्रेष्ठ में कम। अच्छा रहेगा ना? नहीं, श्रेष्ठ में अच्छा नहीं रहता जी। 15 नवंबर से लेकर जनवरी तक हम है ना, यहाँ पे है ना, रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, और हम खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, और बहुत गरिष्ठ भोजन भी खाते हैं, चिकना भोजन भी खाते हैं। और आपको पता है अधिक खाना खाने से क्या आता है? जी जी बिल्कुल। क्या आता है जी अधिक खाना खाने से? जी जी थोड़ी आता है जी, कुछ और ही आता है, वो बताइए क्या आता है? आलस आता है। वो आलस ही होता है आलस, सर। जी जी आलस, हाँ आलस आता है ना। आलस आएगा तो आप एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाओगे। और इसमें रात बढ़ती है, बड़ी होती है रात, ठीक है ना। तो मध्यम बल हमारे लिए ठीक होता है, समता का भाव आ गया ना यहाँ पे, बीच के आ गए हम, ना हमारे अंदर अल्प की मात्रा है, ना हमारे अंदर की अधिकता है। लिख रखा है सीधा है, मध्यम जो बल होता है उसमें करना चाहिए। और यहाँ पे मच्छर वगैरह भी, ये भी जो कीट वगैरह जो होते हैं वो कम से कम होते हैं, क्योंकि एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है, एंटर होती है हमारी। और यहाँ पे हरियाली हरियाली होती है, नए पत्ते आने शुरू हुए, यहाँ पे पतझड़ होती है। इन ऋतुओं का जो आधार होता है, जो आधार किया जाता है कि कौन सी ऋतु कब आती है, वो सूर्य की गति के ऊपर निर्भर करता है, और जिसे आयन भी कहा जाता है। जैसे मान लो, अभी आप समझ भी जाएंगे, कुछ ऋतु होती है जिनमें रात बड़ी होती है, दिन छोटे हो जाते हैं। कुछ ऋतुएं ऐसी होती हैं जिनमें दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। तो सूर्य की गति पे निर्भर करता है कि सूर्य कहाँ से कहाँ है। तो ऋतु जो है वो सूर्य की गति पे निर्भर करती है, जिसे आयन भी कहा जाता है। और ये आयन जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण को हम आदान काल भी कहते हैं, दक्षिणायन काल को हम विसर्ग काल भी कहते हैं। उत्तरायण में सूर्य की जो गति होती है वो उत्तर की तरफ होती है, और जो दक्षिणायन है उसमें जो सूर्य की गति होती है वो दक्षिण की तरफ होती है, इसलिए इनको आदान काल और विसर्ग काल भी कहा जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहा जाता है। आप देखते हैं ना, एक महीने में एक बार पूर्णमासी आती है, एक बार अमावस्या आती है। जी सर। हाँ, वो सूर्य की गति पे निर्भर करता है सारा, और इन ऋतुओं का आधार भी वहीं से होता है। अब समझते हैं उत्तरायण क्या होता है। सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है इसके अंदर, और माघ से लेके आषाढ़ के अंदर इसमें शिशिर, एक बीच में एक और ऋतु आती है इसमें, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये तीन ऋतुएं आ जाती है इसके अंतर्गत। माघ से लेके आषाढ़ तक का
6 महीने हो जाते हैं, सॉरी 3 ऋतुएं हो जाती है इसके अंदर। और इसे आदान काल भी कहते हैं। माघ से लेके जो आषाढ़ तक का महीना होता है उसमें जो हमारा सूर्य होता है वो उत्तर की तरफ ज्यादा गति करता है, और इसको उत्तरायण भी कहा जाता है। इसको आदान काल इसे आदान काल भी कहते हैं, और आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। ये उत्तर की तरफ उत्तर को ज्यादा ग्रहण करता है, तो इसलिए इसको उत्तरायण कहते हैं। इस काल में सूर्य की किरणें पीक पर होती हैं अपने, और हवाएं तीव्र होती है, तेज हवाएं होती हैं, गर्म होती हैं, और मॉइस्चर को सोखने वाली हवाएं होती हैं। इसलिए इनमें गर्मी बढ़ती है, और ये पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती है। इनमें वाष्प ज्यादा बनता है, जो वाटर का साइकिल होता है वो वाष्प ज्यादा बनता है इसके अंदर। और शारीरिक शक्ति में कमी हो जाती है। हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, ये देखो इसमें अल्प हो रही है, इसमें भी अल्प हो रही है, ये अल्प की तरफ ही आ रही है, तो ये तीनों में अल्प हो गया। नहीं शरीर सर, एक शारीरिक व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाएगा, एक श्रेष्ठ हो जाएगा। ये उत्तरायण जनवरी टू जून रहेगा। क्या आएगा उत्तरायण की तरफ? जनवरी से जून तक। हाँ तो जून गर्मी में तो होता है जी। नहीं, तो माघ ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ का फाल्गुन जो महीना, श्रेष्ठ ये आ गया श्रेष्ठ ना, रहेगा ना। ये आ गया ना ज्येष्ठ। अरे माघ श्रेष्ठ और कैसे होगा? ये फाल्गुन भी देखो आएगा 15 में। सर। हाँ लिखा है संध्या जी, माघ से आषाढ़ तक लिखा है। तो माघ और फाल्गुन भी आए ना उसमें, शिशिर में, हाँ हाँ, उत्तरायण में। फाल्गुन चैत्र वैशाख हाँ जेठ हाँ, वो सब शामिल है उसमें। हाँ, तो जनवरी टू जून वो हुआ तो माघ फाल्गुन श्रेष्ठ बताया ना, इसलिए मैंने बोला। देखो ये जाने वाले की तरफ होते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग होती है ना वो बढ़ाती हैं, और जो ढलने वाले की तरफ होती है वो कमी में काउंट होंगी हमारी। व्यक्ति की दुर्बलता का अनुभव होता है, इसमें हमें कमजोरियां महसूस होती हैं। आप पीछे के 2 महीने काउंट कर रहे हैं ना पहले वाले, जी सर। इसीलिए बोल रहे हैं ना आप, यहाँ से काउंट कर रहे हैं ना, माघ फाल्गुन हो हाँ गया और फिर ये महीने हो गए। हाँ ये श्रेष्ठ से बोल रहे हैं ना, श्रेष्ठ हो गया, मध्यम हो गया, अल्प होगा। हाँ तो इस तरफ जा रहे हैं ना हम। देखिए जो हमारे फेस्टिवल वगैरह जो भी होता है ना, हम सूर्य की जो जिस तरफ जाता है ना, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, आपने ऐसा सुना होगा। तो ये जो उस तरफ जा रहे हैं इसलिए गिना जाता है, और ये जा कहाँ रहे हैं? अल्प की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि शारीरिक शक्ति की कमी होती है इसके अंदर, और दुर्बलता का अनुभव होता है। फिर पढ़ते हैं हम दक्षिणायन क्या होता है। इसमें सूर्य की गति जो होती है हमारी, वो दक्षिण की ओर होती है, और श्रावण से लेके पौष मास तक का जो हमारा महीना होता है वो दक्षिणायन के अंतर्गत आता है। और इसमें वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ये तीनों आती हैं। इसे विसर्ग काल भी कहा जाता है। और इस समय सूर्य की किरणों के मंद होने के कारण और सौम्य होने से वातावरण में मॉइस्चर ज्यादा बढ़ जाता है, जलीय तत्वों की वृद्धि होती है। और जल बढ़ेगा तो क्या होगा जी? कोई बताएगा? जल से हमारा कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कफ से। कफ। हाँ, और कफ से हमारा बल की वृद्धि होती है। तो रस की वृद्धि होगी, वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती है, और ताप कम हो जाता है। वातावरण के शीतल होने के कारण औषधियों और खाद्य पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है, चिकनाई आ जाती है इनमें। वो फूड ज्यादा आते हैं जो जिनमें ऑयली फूड ज्यादा, जैसे सर्दियों में तिल अपने आप आ जाते, गर्मियों में उनको कोई नहीं खाता। और जमीन में अगर आप उगा भी रहे हो तो तिल का जो निकलने का जो फसल कटती है तिल की, वो इन्हीं दिनों कटती है, ताकि वो हमारे खाने लायक बन सके। इसमें मनुष्यों और अन्य प्राणियों की शारीरिक शक्ति जो होती है उसमें वृद्धि होने लगती है, क्योंकि इसमें कफ बढ़ता है, कफ बढ़ेगा तो शारीरिक वृद्धि अपने आप होती है। अब पढ़ते हैं हम आदान काल और जो विसर्ग काल है उसमें क्या क्या भेद है। जो प्राकृतिक भाव होते हैं, सूर्य का, वायु का, जो मतलब सूर्य इस टाइम क्या रहता है, वायु कौन सी तेज चलती है, मंद चलती है, चिकनाहट कम हो जाती है, सोख ली जाती है, स्वभाव कैसा होता है, आदमी का नेचर कैसा बन जाता है, ऋतुएं कौन सी होती हैं, और कौन से रस होते हैं जो हमारे फायदेमंद होते हैं, वो पढ़ते हैं इसके अंदर। यहाँ प्राकृतिक भाव लिखा है, ये आदान काल में क्या होना चाहिए और विसर्ग काल में क्या होना चाहिए। सूर्य, सूर्य
आदान काल में उत्तरायण में होता है, विसर्ग काल में होता है हमारा दक्षिणायन की तरफ हो जाता है। वायु जो होती है इसमें तीव्र होती है और रुक्ष होती है। रुक्ष मतलब रूखी, जिसमें मॉइस्चर नहीं रहते। ड्राई रूखी, ड्राई ड्राई, ड्राई ठीक है, आप खुरदरे टाइप ऐसे कह सकते हैं। वैसे खुरदरा अलग चीज है, तो यार ड्राई आएगा। और विसर्ग काल में आके वो अरुक्ष हो जाती है, मंद हो जाती है। इसमें हवाएं कम चलती हैं, इसमें तूफान ज्यादा आते हैं, बारिश इसमें ज्यादा आती है। स्नेहांशु, स्नेहांशु मतलब चिकने को कहा जाता है, जो हम स्निग्ध बोलते हैं जिसको। और इसमें शोषण होता है उसका। शोषण मतलब समझते हैं ना, उसको दबा लिया जाता है या उसका क्षय हो जाता है, ह्रास हो जाता है। यहाँ वो बढ़ता है और उसका पोषण भी होता है। स्वभाव, स्वभाव यहाँ पे आग्नेय होता है। आग्नेय का अर्थ बताएगा कोई? पित्त वाला होता है, मतलब सब तेल हाँ, ज्यादा। ज्यादा, तो इसमें चिड़चिड़ापन आदमी के अंदर ज्यादा होता है। विसर्ग काल में सौम्य हो जाता है, आदमी सॉफ्ट हो जाता है इस दौर में आके, इन काल में आके। फिर आती ऋतुएं, इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है। और जो हमारा दक्षिणायन होता है उसमें वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है और हेमंत ऋतु आती है। रस पढ़ते हैं, कटु, तिक्त, कषाय, ये हमारे उत्तरायण में होते हैं। और मधुर, अमल, लवण, ये हमारे दक्षिणायन में होते हैं। कटु, तिक्त, कषाय, कोई मेरे को बताएगा ये किसके अंतर्गत आते हैं वात पित्त कफ में? वात मधुर, अमल, लवण किसके अंतर्गत आते हैं जी? ये कफ कफ बढ़ाते हैं, वात को कम करते कफ। हैं। हाँ, आगे पढ़ते हैं। कौन सी ऋतु में कौन से दोष का इकट्ठा होना, संचय होता है मतलब इकट्ठा करना। तो कौन सा ऋतु में कौन से दोष का इकट्ठा होना होता है, फिर वो अपने पीक पे जाता है और फिर वो खत्म होता है। ऐसे ऐसे करके होते हैं ये। जैसे मान लो 2 महीने कोई इकट्ठा होना शुरू होएगा, वो हमें नहीं पता चलेगा, अंदर अंदर वो स्टोर होता है। फिर वो जब पीक पे जाता है, फिर वो 2 महीने हमें परेशान करता है, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, अलग अलग मौसम के हिसाब से होते हैं। और फिर जैसे नेक्स्ट कोई भी 2 ऋतुएं आती हैं, तो फिर उसका अपने आप शमन होने लग जाता है। ये नेचुरल बता रहा हूं मैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। जो आपकी जो प्राकृतिक जो आपकी प्रकृति है ना, 2 प्रकार की प्रकृति हम पढ़ी थी हमने, एक तो जो जन्म से मिलती है और एक जो परिस्थिति जन्य होती है। तो जो जन्म से मिलती है उसके हिसाब से ये चार्ट है। वसंत ऋतु में हमारा कफ जो होता है वो हमें परेशान करता है। फिर वसंत से आगे जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु में अपने आप कफ खत्म हो जाता है हमारे अंदर से, और वात का संचय होना शुरू हो जाता है। वात अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हम भोजन खाते हैं उससे होता है, या वैसे भी नेचुरल है। और कुछ जब नहीं पता होता तो आहार होता है हमारा मेन, तो उससे ज्यादा इकट्ठा होता है। वर्षा ऋतु के बाद अगली ऋतु आती, ग्रीष्म ऋतु के बाद अगली ऋतु आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है, वात जो इकट्ठा हो रहा था वो हमें परेशान करने लग जाता है, और पीछे पीछे इसके पित्त इकट्ठा होने लग जाता है। वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है, जो हमें वात तंग कर रहा था वो तो अपने आप कम होने लग जाता है, और जो पित्त हमारा इकट्ठा हो रहा था वो हमें परेशान करने लग जाता है। शरद ऋतु के बाद आता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जो पित्त हमारा पीक पे था वो अपने आप उसका क्षय होने लग जाता है। और हमारा जो शिशिर ऋतु आती है उसमें आके कफ इकट्ठा होने लग जाता है। यहाँ कफ इकट्ठा होता है, यहाँ हमें पीक पे जाता है, यहाँ हमें तंग करता है, और यहाँ के फिर वो खत्म हो जाता है। ऐसे ग्रीष्म ऋतु में वात इकट्ठा होना शुरू होता है, वर्षा ऋतु में आके वात बढ़ता है, और शरद ऋतु में आके वात खत्म हो जाता है। वो अपने आप, उसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत आपको। वो अलग बात है कि किसी की प्रकृति ही वात की है तो उसको ग्रीष्म में भी तंग करता है, और प्रकोप वर्षा ऋतु में भी और शरद ऋतु में, वो अलग होती है परिस्थिति। वो उसकी जन्म से ही है वो उसमें औषधि उसको लेनी ही लेनी पड़ती है। अदरवाइज जो सामान्य जनमानस के लिए है उसके हिसाब से ये चार्ट है, जो हमारी जन्म से प्रकृति मिलती है हमें माँ बाप से, जीन से,
ये उसके हिसाब से बना है। उसके बाद पढ़ते हैं हम शीतकाल। शीतकाल क्या होता है? स्वास्थ्य की दृष्टि से हेमंत व शिशिर ऋतु मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर में सबसे अधिक बल होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रात बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर को आराम के साथ साथ भोजन पचाने के लिए अधिक समय मिलता है और इसी कारण से सर्दी में अधिक भूख लगती है। पाचन शक्ति तीव्र होने से भारी भोजन जो होते हैं ग्रिष्ट भोजन, वो भी और उनको भी अधिक मात्रा में खा लिया जाता है। एक तो हम ग्रिष्ट भोजन खाते हैं, ऊपर से उनको भी ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, तो भी आहार हमारा आसानी से पच जाता है। कारण हमारी पाचन शक्ति तीव्र होती है और इस समय में सबकी होती है, चाहे कोई बीमार हो चाहे कोई ठीक हो। इसलिए शीतकाल में ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पाचन शक्ति तीव्र होती है और अगर हम उस समय उपवास करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी जठराग्नि है वो हमारे अंग को ही, जो आंतरिक अंग होते हैं उनको, ऑर्गन को ही खाने लग जाती है, ऐसा बोला गया। तो जो ज्यादा एडवांस प्रैक्टिस करते हैं या कंपटीशन खेलते हैं ना, तो उनको ये चीजें पहले ही बता दिया था, ना उपवास करना, अच्छा खाना खाना होता है, नमक कम खाना होता है, केला दूध ये चीजें ज्यादा लेनी होती हैं, चिकनी चीजें। और आप देखेंगे जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सर्द ऋतु में उपवास कम है बजाय गर्म के। और इन दिनों हम, हाँ ठीक है इतना। शीत ऋतु में पथ्याहार क्या होता है? इस समय हम चिकनाई खा सकते हैं, मधुर, लवण, अम्ल, रस युक्त और पोषक तत्व वाले पदार्थों का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। क्या आ गया? ये गलत लिख लिया मैंने, ये नहीं आएगा इसमें। सेवन करना चाहिए। शीत ऋतु में चिकने, मीठे, लवण, अम्ल, रस युक्त तथा पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आगे आता है शीत ऋतु में अपथ्य आहार। अपथ्य 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 आपने उसमें पढ़े होंगे ना, घेन संहिता में। जी सर। ठीक है ना, उसमें आते हैं साग, सरसों, कुल्थी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वही इसमें बताए गए हैं। इसमें निचोड़ बताया गया उनका। शीत ऋतु में हल्के खाने चाहिए, रूखे खाने चाहिए, वातवर्धक पदार्थ और कटु तिक्त कषाय रस वाले खाद्य पदार्थों और ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए शीत ऋतु में। ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में पथ्याहार में क्या लेना चाहिए? बसंत ऋतु में ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कटु तिक्त व कषाय रस युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? वसंत ऋतु में भारी, चिकनाई युक्त, खट्टे, मीठे व शीत प्रकृति वाले पदार्थ सेवन नहीं करने चाहिए। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, खट्टे मीठे शीत प्रकृति के, तो कौन सा दोष बढ़ता है यहाँ पे वसंत ऋतु में, कोई बता सकता है? कफ। कफ बढ़ता है सर। कफ ठीक है जी। प्रकोपित होते हैं। आगे आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या हमें पथ्य आहार लेने चाहिए? गर्मियों में सबको पता पित्त बढ़ जाता है, तो यहाँ वो चीजें नहीं लेनी चाहिए जो पित्त को तंग करती है। ग्रीष्म ऋतु में हल्का, चिकना, मैंने पढ़ाया था ना आपको, जो पित्ती उछलना होता है उसको 1 चम्मच घी की पिला दो, उसकी पित्त शांत हो जाती है। देखो ये चिकना आ गया। मधुर, सुपाच्य, शीतल और तरल जी। सर शीत ऋतु में लिखा है कि कसाय नहीं खाना चाहिए, लेकिन आंवला तो कसाय और शीत ऋतु में ही आता है ना। हाँ, जब आप उसके बाद हमने वो भी तो पढ़ा था ना उनका, गुण, विपाक, वीर्य। जी। वीर्य, हाँ वीर्य पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है। आप धैर्य रखिए, आगे आएंगी ये चीजें आपकी, आगे और डाउट क्लियर हो जाएंगे आपकी। कई चीजें ऐसी होती है ना देखने में हमें ऐसी लगती है, जैसे मैंने बताया था ना बैंगन के बारे में बताया था, ऐसे बहुत सारी चीजें, प्याज के बारे में बताया था मैंने। प्याज से हमें लू नहीं लगती, गर्मी में खाना चाहिए, लेकिन वो कफ को बढ़ाता है और वो स्पम को भी बढ़ाता है हमारा। ऐसे करके कल मैंने 2-3 कोलरेट करके चीजें बताई थी, समझ पाए? कल मैंने बताया था ना, केले का एग्जाम्पल लेके बताया था। केला कॉन्स्टिपेशन करता है और केला वीर्यवर्धक भी है, तो हम उसको लें या ना लें। और जबकि उसमें लिखा गया था कि
जो बल वाली चीजें हैं वो जो मधुर, अमल और लवण है वो मल निष्कासन का में सहायक होते हैं। तो आप आगे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट में। अब पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या आहार लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हल्का, चिकना, मधुर, सुपाच्य, शीतल और तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। पित्त का जो अपोजिट माना गया है वो मधुर माना जाता है ना, मधुर, तिक्त, कषाय। और यहाँ देखो मधुर भी आ गया, और चिकना जो हमने कल पढ़े थे 20 प्रकार के अलग से होते हैं वीर्य, तो उसमें चिकना भी था, स्निग्ध, स्निग्ध और रुक्ष था। शीतल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, घी हो गया, दूध हो गया, मट्ठा हो गया और वगैरह वगैरह। हम सत्तू पीते हैं, बेलगिरी का जूस हो गया, और भी जैसे शिकंजी, नींबू पानी, और भी बहुत सारी चीज पीते हैं। तो जो लिक्विड फॉर्म है वो ज्यादा चीजें इसके अंदर ली जाती है। साफ साफ लिखा, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। फिर ग्रीष्म ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आहार विहार। आहार, तो ग्रीष्म ऋतु में उष्ण, उष्ण मतलब जो विदाही, जो उष्णता पैदा करते हैं, जो जलन पैदा करते हैं, वो भोजन। और जब पित्त का बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आता ना अमल, लवण, कटु, ये इन भोजन ग्रहण करने से पित्त बढ़ता है। तो वो आ गया ना, देखो इसके अंदर उष्ण प्रकृति के खट्टे, अमल, लवण, कटु, रूखे और कषायले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि कषायलों से वो होता है ना, पित्त शांत होता है। जी सर। हाँ, लेकिन ये गर्मी ऋतु है, इसमें कषायले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें लग रहा है ना अटपटा सा, पीछे भी जो आपने सवाल किया था किसी ने कि कषायला ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि ये तो पित्त को बढ़ाने वाले हैं, ये पित्त को शांत करने वाले, इनके साथ कैसे जोड़ दिया। तो आगे डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद पढ़ते हैं वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में कोई बताएगा क्या बढ़ता है? पित्त बढ़ता है। वात बढ़ता है। बात बात वात। वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है हमारा। वर्षा ऋतु में नमी के कारण वात प्रकोपित होता है और पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है। दुर्बल मतलब कमजोर। कमजोर हो जाती है। वर्षा ऋतु में हल्के, सुपाच्य, ताजे, गरम, गरम मतलब ताजा ताजा फ्रेश खाना खाना चाहिए, और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वातनाशक आहार लेना चाहिए, वात को जो कम करने वाले हैं, वातनाशक आहार लेना चाहिए। और वात इसमें वर्षा ऋतु में जैसे बताया जाए, इसमें राजमा, छोले, जो ग्रीष्म भोजन है वो नहीं करना चाहिए। वो आप देख लेंगे इसमें क्या क्या होता है। फिर आता है वर्षा ऋतु में अपथ्य आहार। वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां खासकर, और ठंडे और रूखे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। और इसी में आता है वो चने, छोले, राजमा, ये वगैरह वगैरह जो जो भारी भोजन होते हैं वो इसमें नहीं, सोयाबीन हो गया, वो इसमें नहीं लेने चाहिए वर्षा ऋतु में। और इसमें चिकनी चीजें लेनी चाहिए, वो लिखा ना। अब पढ़ते हैं क्यों लेनी चाहिए। वर्षा ऋतु में जब वर्षा बहुत कम होती है, एक होती है जब पीक पे होती है वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, श्रावण का महीना होता है, फिर जैसे डल हो जाती है या उससे पहले, श्रावण से पहले, तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। जब वर्षा ऋतु खत्म होगी, कभी कभार हो रही है, कम हो रही है, तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। उससे पहले वर्षा ऋतु में क्या प्रकोप था? बात वात। ठीक है जी, वात था, फिर पित्त प्रकोपित होने लगा। जैसे बारिश खत्म हुई, नेक्स्ट सीजन जो आया उसमें आके हमारा शरद ऋतु जो आएगी उसमें आके हमारा पित्त बढ़ने लगता है। तो इस समय खट्टे, तले हुए, बेसन युक्त पदार्थ, कटु, कटु मतलब तीखे, बासी और पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप रसोई के मालिक हो तो आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना जी। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, और उसमें सूर्य अपने अधिक तेज, तेज मतलब ओरा कह सकते हैं आप इसको, ओज तेज वाला तेज है ये, जो बिल्कुल चमकता है। और शरद ऋतु में कुछ ज्यादा ही चमकता है, और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जो ह्यूमिडिटी का मौसम होता है वो होता है। और सबसे खतरनाक जो धूप होती है वो इसके अंदर होती है शरद ऋतु में। जो ज्येष्ठ के महीना होता है उससे भी खतरनाक धूप होती है इसकी।
अधिक तेज तथा गर्मी के साथ चमकता है, जिसकी वजह से शरीर में जमा हुआ पित्त प्रकुपित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त के रोग बढ़ने लगते हैं। इसमें देखा होगा आपने, बुखार सबसे ज्यादा इसी सीजन में आते हैं। और घमौरिया होता है, घमौरिया आपने सुना हो तो किसी ने, क्या होता घमौरिया आप सभी समझ जाएंगे। छोटे छोटे से दाने से, पानी से वाले दाने दाने से पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। फोड़े, फुंसी, त्वचा पर चमकते हैं, त्वचा पर चकत्ते आ जाते हैं कईयों को, वो भी इसी मौसम में आते हैं। खुजली बढ़ती है, पीती बढ़ती है इसमें। ये जो जितने भी विकार हैं, जो रक्त भी इसमें प्रकोपित हो जाता है, और पित्त तो बढ़ता है, पित्त के कारण फिर वो रक्त में मिल जाता है पित्त, वो रक्त पित्त हो जाता है हमारा। तो इसमें जो बोलते हैं ना, उसमें साफी पिलाते हैं और भी वगैरह वगैरह चीजें पिलाते हैं, जो खून की रक्त शोधक चीजें होती है वो पिलाई जाती है इसमें, जिससे कि वो पित्त निकल सके खून के अंदर से। तो इसमें वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु जो आती है, उसमें ये चीजें, ये जो बीमारियां हैं ये आम होती हैं, और ये हर साल होती है। ऐसा नहीं कि कोविड का बहाना लेके ऐसे होती हैं, ये हर साल होती है, हर किसी को होती है। ये देखो, कोविड तो अभी आया 2-3 साल से, और आयुर्वेद तो बहुत पुराना। देखो ये सारी लिख रखी, किस मौसम में कौन सी बीमारियां ज्यादा होती। इसमें स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, और जो खून दूषित हो जाता है हमारा, तो उससे जो होने वाली बीमारियां, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, दाद, खाज, खुजली, बुखार, गमोरिया, फोड़े, फुंसी, त्वचा पर चकत्ते होना, और भी जितनी बीमारियां होती है स्किन से रिलेटेड, वो सारी इसमें होती हैं। उसके बाद आता है जी हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु में हमने क्या खाना चाहिए? प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए घी, तिक्त, कषाय व मधुर, हल्के, सुपाच्य, शीतल रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हमने तासीर पढ़ी थी ना, 2 तरह की तासीर होती है, गर्म तासीर वाले, उष्ण वीर्य, और शीत वीर्य वाले। तो ये जो है शीत वीर्य वाले बोलते हैं, शीतल रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब इसमें क्या नहीं खाना चाहिए? भारी, खट्टे, नमकीन तथा तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से अपोजिट कर सकते हैं, इसमें जब लिखा है तिक्त और कषाय तो और मधुर है, तो इसका अपोजिट हम जाएंगे वात वाली चीजों पे, वो नहीं खानी चाहिए हमने। तो ये खट्टा हो गया, नमकीन, और सॉरी पित्त वाली चीजों पे जाएंगे, खट्टे, नमकीन तथा तीखे पदार्थों का सेवन इसमें सख्त वर्जित है, वो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी ही होगी, ये चीजें फिर से बढ़ेंगी आपकी। बस लास्ट है जी, ऋतु के अनुसार कौन सा हितकारी भोजन है, कौन सा अहितकारी है, और किसमें क्या गुण होता है, वो पढ़ते हैं हम। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में हमारा चैत्र का महीना आता है, वैशाख का महीना आता है, और इसमें जो रस होते हैं वो कटु, तिक्त, कषाय, ये हर मानस में होते हैं, और रस बढ़ते हैं ये। और इसका जो गुण होता है वो रुक्ष होता है और उष्णता का होता है, मतलब ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप कुछ भी खा लो फिर भी अपना रूप दिखाते ही हैं। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है वो ज्येष्ठ का और आषाढ़ का, ये 2 महीने माने जाते हैं। इसमें जो हमने रस है वो मधुर लेना चाहिए, मधुर से हमारी पित्त शांत होती है, इसमें पित्त बढ़ता है ना। हाँ जी, ना जी। हाँ जी सर। उसके बाद स्निग्ध जो होता है, इसका गुण हो गया चिकना, और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए इसमें, जो शीतल वीर्य वाले होते हैं, जिसको 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 शीत वीर्य बोलते हैं। उसके बाद वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमारा क्या बढ़ता है जी? वात। वात। वात, वात को कम करने वाली चीजें। श्रावण का महीना और भाद्रपद का महीना हो, वो इसके महीने माने जाते हैं जो भारतीय मासिक होते हैं, और इसमें मधुर, अमल और लवण ये गुण होते हैं इसमें। स्निग्धता और उष्णता ये इसके गुण हो गए, और ये रस होते हैं इसके। शरद ऋतु। शरद ऋतु में आश्विन और कार्तिक महीना माना जाता है, और इसमें मधुर, तिक्त और कषाय रस ये ज्यादा प्रबल होते हैं, और इसमें इनका जो गुण होता है इन तीनों का, वो रुक्ष का होता है और शीतल का होता है। हेमंत। हेमंत में मार्च का महीना आता है, और सॉरी मार्गशीर्ष का, और पौष का महीना आता है, और इसमें मधुर, अमल और लवण ये रस होते हैं, ये मुख्य होते हैं जो हमारे भोजन के अंदर होते हैं, और इसमें स्निग्ध और उष्णता पैदा होती है।
फिर शिशिर का महीना आता है, माघ का और फाल्गुन का। इसमें मधुर, अमल, लवण, और इसमें भी स्निग्ध और उष्ण होता है। एक चीज और थी, क्या थी? सर ये कॉम्बिनेशंस देख के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना? हाँ वो आएंगे जी। मेन तो है आपका ये महीना, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ऋतुएं और ये महीने। इनको आपको कोई भी 4 या 5 दे देंगे और बोलेंगे इनको सीक्वेंस में लगाइए, या बोलेंगे कि कौन से महीने किस ऋतु से कोरिलेट करते हैं, सही मिलान करो। बसंत ऋतु में कौन सा महीना आता है, या यहाँ से पूछ सकते हैं कि वर्षा ऋतु का महीना कहाँ से कहाँ तक का होता है। ठीक है जी। ये बल आ गया इसका। उत्तरायण दक्षिणायन, ये तो नॉर्मल सी बात है, उत्तरायण दक्षिणायन हो गया। ये प्राकृतिक भाव है, ये तो आप समझ ही सकते हैं, सभी नॉर्मल है। गर्मी में सूर्य सबको पता है तीव्र होता है, और चंचलता, सॉरी, स्वभाव जो है वो जब व्यक्ति के अंदर जब उष्णता बढ़ती है तो उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है, और चिकने पदार्थों के चिकने सोख लिए जाते हैं। आप घी को सर्दी में रखोगे वो यूं का यूं ठोस फॉर्म में होता है, और जैसे गर्मी के कांटेक्ट में आता है वो अपने आप मेल्ट हो जाता है। अगर खुला छोड़ दोगे तो सूख भी जाता है वो अपने आप, मतलब फैल जाता है। फैलने के बाद वो या तो उसको फर्श एब्जॉर्बल, मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती, नहीं तो फिर वो इधर उधर होके वो सोख लिया जाता है। तो यहाँ उसका शोषण हो गया। वायु सबको पता है, इसमें स्पीड होती है वायु की, और सूखी वायु होती है। लू चलती है ना इसके अंदर। स्वभाव हो गया। ऋतु में आप काउंट कर लेना, अपनी याद कर लेना इसको। इसमें वर्षा, शरद, हेमंत आती है। इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है। इसमें रस ये हो गए, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें मधुर, अमल, लवण ये ज्यादा खाए जाते हैं, इसमें ये ज्यादा खाए जाते हैं। इसको भी आप समझ लेना, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। इसका तो आप कॉमन भी समझ लेंगे। समझ में आ गया ना ये चार्ट आपको? हाँ जी। जी सर, समझ में आया। समझ तो आया है। हाँ, वो थोड़ा ध्यान याद करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो, पर अभी आप समझ इसको में, पढ़ हाँ समझ में तो आ आप गया इसको है। पढ़ के, हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसको पढ़ के आना। और फिर भी ना समझ में आए तो कल की क्लास में पूछ लेना, नो डाउट।